टीके स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एक नया राजवंश कवर करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों मालवा के जो परमार वंशीय जो राजा है उन सभी राजाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दोस्तों आज नया वर्ष है और नया वर्ष की सभी प्यारे मित्रों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। 2021 आपके लिए खुशहाली भरा हो दोस्तों, और आप सभी प्यारे मित्रों की जो भी मनोकामना है वो 2021 में पूरी हो जाए, ये हम ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले हैं उन सभी की 2021 में जॉब लगे, इसी उम्मीद के साथ हम आज का हम टॉपिक पढ़ते हैं जो मालवा के परमार वंशीय शासक उनके बारे में। देखिए दोस्तों, जो मालवा के परमार वंशीय शासक है दोस्तों, ये राष्ट्रकूट है, इन राष्ट्रकूटों के सामंत थे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करते हैं आज जो मालवा की जो परमार वंशीय जो राजा है फर्स्ट, यानी कि सियक द्वितीय दोस्तों, इसको श्री हर्ष भी कहा गया है। यानी कि इसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों वो 945 से लेकर 972 तक उन्होंने शासन किया था। इसके बारे में हम देखें दोस्तों, ये परमार वंश का शासक था जिसने जो अपने जो परमार वंश को या परमार वंश के शासकों को राष्ट्रकूटों की अधीनता से उन्होंने मुक्त करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों, यानी कि परमार वंश को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त कराया। और एक शासक यानी कि खौटिक, यानी कै भी है, देखिएगा ये खौटिक टिक भी है और कै भी है। खौटिक है ये राजा था जो राष्ट्रकूटों का। उन्होंने इस नामक एक राजा को हराकर उसकी संपत्ति को लूटा। किसने? इस परमार वंशीय जो शासक है शेख द्वितीय या श्री हर्ष के द्वारा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो श्री हर्ष है, ये श्री हर्ष या शेख द्वितीय, इसके दो पुत्र थे। देखिए, दो पुत्रों में अगर हम बात करें दोस्तों, आप पढ़ते हो जैसे मुंज है एक, और एक सिंधु राज है दोस्तों। जो ये मुंज था, ये मुंज दोस्तों इसका दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र था। और इसके बाद में इसका पुत्र होता है यानी कि सिंधुराज, यानी कि सिंधुराज से पहले जो सियक द्वितीय है ये मुंज को गोद ले लेता है। ठीक है, यानी कि दत्तक पुत्र था और शासक यही बनता दोस्तों। अगर हम सबसे पहले मुंज के बारे में हम बात करें दोस्तों, इस मुंज ने दोस्तों जो चालुक्य नरेश था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। इस चालुक्य नरेश को 6 बार पराजित किया। किसने? इस मुंज के द्वारा चालुक्य नरेश को 6 बार उसने पराजित किया। लेकिन दोस्तों जो 7वीं बार जब तेलप पर इस मुंज ने आक्रमण करता है, तो मुंज 7वीं बार इस तेलप द्वितीय से चालुक्य नरेश से हार जाता है और इस मुंज की हत्या कर देता है तेलप द्वितीय। ठीक है, इस 7वें युद्ध में। दोस्तों ये बहुत ही वीर शासक था, यानी कि मुंज। इस मुंज की उसकी वीरता को देखते हुए दोस्तों उसने 2 उपाधि धारण की, एक तो अमोघ वर्ष की और एक पृथ्वी वल्लभ की उपाधि उसने धारण की थी। ठीक है, इसके समय की अगर बात करें दोस्तों, मुंज के समय की अगर बात करें, तो मुंज ने अपने साम्राज्य की राजधानी दोस्तों उज्जैन को रखा। और उज्जैन के अंदर ही दोस्तों उसने एक झील का निर्माण करवाया और उस झील का नाम है मुंज सागर झील। ठीक है, इस मुंज सागर झील का निर्माण मुंज के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि निर्माण किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक ये भी जानकारी मिलती है कि मुंज ने हुणों को पराजित किया दोस्तों। ठीक है, इस की जानकारी हमें कैथोन एक दान पात्र, इस कैथोन दान पात्र से हमें पता चलता है कि मुंज ने हुणों को भी पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो मुंज के बाद में उसका जो भाई है यानी कि सिंधु राज है वो शासक बनता है दोस्तों। अब हम सिंधु राज की अगर चर्चा करें दोस्तों, तो सिंधु राज का जो टाइम पीरियड था 994 से लेके 1000 ईस्वी तक ये शासक बनते हैं दोस्तों। इनकी उपाधियों की अगर हम बात करें, साहेसांग और एक कुमार नारायण, इसने 2 उपाधि धारण की थी। एक तो साहेसांग, एक कुमार नारायण की उसने उपाधि धारण की। देखिए दोस्तों, इस सिंधु राज के दरबार में एक इसका राजकवि था, उसका नाम पद्मगुप्त। ठीक है, और ये पद्मगुप्त दोस्तों इसने एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी और एग्जाम के अंदर ये किताब है। इस किताब को क्वेश्चन आता रहता है। उसका नाम है नव सहसांग चरितम।
ठीक है। यानी कि पद्मगुप्त ने इस सिंधु राज के दरबार में रहते हुए उसने एक किताब लिखी, नव सहसांग चरित्र नामक किताब लिखी। दोस्तों ये दो राजाओं का समकालीन था। कौन? यानी कि पद्मगुप्त। एक तो मुंज है ना, और एक है सिंधु राज के, दोनों के दरबार में रहता है, यानी कि दोनों के समकालीन था। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप याद रखना है। इसने एक किताब लिखी थी पद्मगुप्त ने, नव सहसांग चरितम नामक किताब लिखी थी। ओके। इसके बाद में अगर देखें तो इसके बाद में राजा भोज है। राजा भोज शासक बनते हैं, और राजा भोज का जो टाइम पीरियड था वो 1000 ईस्वी से लेकर 1025 है। दोस्तों 1000 का अगर टाइम पीरियड आता है तो इस वक्त हमारे भारत पर जो महमूद गजनवी का आक्रमण होता है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कि महमूद जो मोहम्मद गजनवी है उसने सोमनाथ मंदिर को बहुत ही अच्छी तरीके से लूटा था उसने। ठीक है, और ये हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो राजा भोज है, राजा भोज को कविराज कहा गया, यानी कि ये साहित्य में बहुत ही रुचि रखते थे। कहा जाता है कि इसके दरबार में 500 विद्वानों की एक मंडली थी। कहने का मतलब 500 विद्वानों को आश्रय दे रखा था। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही प्रकांड विद्वान था। दोस्तों इसने काफी किताबें लिखी है। ठीक है, वो हम आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी उपाधि क्या है? कविराज की। ठीक है, यह परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। ठीक है, परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था दोस्तों राजा भोज। ठीक है, उसकी गणना भारत के महानतम विद्वान नरेशों के रूप में की जाती है। यानी कि भारत में जितने भी विद्वान नरेश, जितने भी विद्वान राजा हुए, उनमें उनकी गणना की जाती है दोस्तों राजा भोज की। इसके समय में दोस्तों जो परमार वंश की प्रगति बहुत होती है, किस किस के क्षेत्र में? यानी कि राजनीति के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र, दोनों दृष्टियों में परमार वंश की बहुत ही ज्यादा प्रगति होती है दोस्तों राजा भोज के समय। क्योंकि दोस्तों ये विद्वानों का आश्रयदाता था, खुद साहित्य में रुचि रखता था। ठीक है, और दोस्तों ये स्थापत्य कला में भी रुचि रखता था। ठीक है, इसीलिए इसके समय में, यानी इसके टाइम पीरियड में दोस्तों जो परमार वंश की बहुत ही ज्यादा प्रगति होती है। दोस्तों ये साहित्य में रुचि नहीं रखता दोस्तों, ये युद्ध जो युद्ध यानी युद्ध कौशल में बहुत ही पारंगत था। ठीक है, दोस्तों इसने युद्ध लड़े थे, उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, राजा भोज ने दोस्तों जो कल्याणी के चालुक्य को, यानी कि कल्याणी के चालुक्य को भी पराजित किया इसने, है ना। कल्याणी के चालुक्य को पराजित किया, अहिलवाड़ा के चालुक्य को पराजित किया। लेकिन दोस्तों इस राजा भोज ने जब चंदेल शासक विद्याधर था, उस विद्याधर पर जब आक्रमण करता है दोस्तों, तो यह विद्याधर से पराजित हो जाता है। कौन? राजा भोज। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंदेल शासक विद्याधर भी बहुत ही एक शक्तिशाली उस समय का शासक था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजा भोज से पराक्रमी था विद्याधर। ठीक है, तो ये विद्याधर की बात होगी। अब देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जब राजा भोज ने 1008 ईस्वी महमूद गजनवी के विरुद्ध, देखिएगा 1008 ईस्वी महमूद गजनवी के विरुद्ध शाही शासक, यानी कि शाही शासक था आनंद पाल ने एक सैनिक अभियान, यानी एक सैनिक संघ बना रखा था। उस सैनिक संघ में इस राजा भोज ने आनंद पाल को सैनिक सहायता भी प्रदान करता है 1008 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपको आनंद पाल के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से बता रखा है। ठीक है, देखिएगा राजा भोज के शासन के अंतिम दिनों में होता क्या है दोस्तों, कि जो आपको पता है कि गुजरात के चालुक्य उसने हराता है। ठीक है, यानी कि राजा भोज है गुजरात के चालुक्य को हराता है। तो दोस्तों यानी कि जब राजा भोज का जो वृद्ध अवस्था होती है, उस समय होता क्या है कि गुजरात के जो चालुक्य थे, यानी कि गुजरात के चालुक्य नहीं थे, एक तो भीम प्रथम और कलचुरी के शासक लक्ष्मीकरण, इन दोनों की संयुक्त सेना मिलकर दोस्तों किस पर आक्रमण करती है? राजा भोज पर, यानी कि मालवा पर आक्रमण करती है दोस्तों। और मालवा पर दोस्तों जो राजा भोज है, इसकी दोस्तों इसमें हार जाती है, और उसने मालवा के अंदर जो धारा नगरी या धारा थी या धार नगरी थी, उसको इन दोनों भीम प्रथम और लक्ष्मीकरण ने बहुत ही भयंकर तरीके से उसको लूटा जाता है। ठीक है, दोस्तों इसी दौरान क्या होता है कि राजा भोज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि गुजरात का चालुक्य शासक भीम प्रथम और कलचुरी का जो शासक है दोस्तों लक्ष्मीकर्ण, दोनों की संयुक्त सेना मिलकर मालवा पर अटैक करती है, और धारा नगरी को बहुत ही भयंकर तरीके से लूटा जाता है। और इसी युद्ध में दोस्तों राजा भोज की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसके बारे में और राजा भोज के बारे में और पढ़ते हैं। देखिएगा,
देखिए दोस्तों, राजा भोज है। राजा भोज, मैंने कहा कि राजा बहुत ही विद्वान, प्रकांड विद्वान शासक था दोस्तों। और ये साहित्य में रुचि रखता है दोस्तों। इसने देखिएगा एक चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड एक बुक लिखता है, और उस बुक का नाम है आयुर्वेद, आयुर्वेद सर्वस्व है, ठीक है। और एक स्थापत्य शास्त्र से भी, यानी कि जो मैंने कहा स्थापत्य कला में भी रुचि रखता था, उस स्थापत्य शास्त्र संबंधी एक किताब लिखता है, उसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार, ठीक है। तो देखिएगा, एक तो आयुर्वेद सर्वस्व और एक सम्रांगण सूत्रधार, दो किताबें लिखा जाता है। इसके अलावा और भी किताबें देखिएगा। ये जो आयुर्वेद सर्वस्व है, ये तो चिकित्सा शास्त्र से, और स्थापत्य शास्त्र से सम्रांगण सूत्रधार, ये स्थापत्य कला से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा और भी किताबें लिखी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें दोस्तों। देखिएगा, एक है विद्या विनोद, एक है दोस्तों कंठाभरण सरस्वती, ठीक है। एक है सिद्धांत संग्रह, एक योग सूत्र वृत्ति, ठीक है। एक है जो राज मातेंड, ठीक है, राज मातेंड, एक युक्ति कल्पत्रु, ठीक है, एक चारु चर्चा, ठीक है, एक आदित्य प्रताप सिद्धांत, ये किताबें इस राजा भोज के द्वारा लिखी जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर फिर भी दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज प्लीज आप कमेंट सेशन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि ये कहाँ से ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो मैं कमेंट सेशन के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, देखिएगा। भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया, यानी कि भोज, राजा भोज के द्वारा जो धारा नगरी है, उसका बहुत ही ज्यादा वो क्या विस्तार करते हैं। और वहां पर एक दोस्तों भोजशाला नामक एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की जाती है, यानी कि उस समय धारा नगरी शिक्षा का केंद्र भी था, तो दोस्तों, ठीक है। और भोजशाला के नाम से एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, और वहां पर दोस्तों उसने माता सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित करवाता है। कहाँ पे? जो धारा नगरी के अंदर जो भोज नामक एक संस्कृत महाविद्यालय, उसके अंदर माता सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित करवाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो राजा भोज है, इसने राजा भोज ने भोज नगर, एक भोज नगर भी क्या करता है, स्थापित करवाता है। और उस वहां पर भोज सागर तालाब की भी वहां पर निर्माण करवाता है। इससे पहले देखिएगा दोस्तों, जो इस भोजशाला की दीवार पर आज भी संस्कृत श्लोक लिखे गए हैं। अगर आप भोजशाला को देखोगे, भोजशाला संस्कृत महाविद्यालय, वहां पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं इसकी दीवार पे। इसी काल में धारा नगरी एक शिक्षा का बड़ा ही महान केंद्र था, यानी कि भोज के द्वारा एक भोज नगर बसाया जाता है, वहां पर एक भोज तालाब का निर्माण भी किया जाता है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि राजा भोज के दरबार में 500 विद्वान रहते थे। बहुत ही एक प्रगांड विद्वान था दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है ये एक साहित्य के में बहुत ही ज्यादा रुचि रखते थे, ठीक है। तो ये भोज के दरबार में 500 विद्वानों की मंडली रहा करती थी, ठीक है। भोज की मृत्यु पर कुछ विद्वान कहते हैं, देखिएगा, जब राजा भोज की मृत्यु होती है, उस समय जो कुछ विद्वान कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, यानी कि आद्य धारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, देखिएगा, आद्य धारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आज विद्या और विद्वान दोनों निराशित हो गए, क्योंकि राजा भोज है ना, वो साहित्य में रुचि रखते थे, और दोस्तों विद्वानों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आश्रय प्रदान करते थे। इसीलिए कहा गया है कि जैसे ही राजा भोज की मृत्यु होती है, तो विद्वान कहते हैं आज विद्या और विद्वान दोनों ही क्या हो गए, निराश्रित, यानी कि उनको आश्रय देने वाला अब कोई नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये बात कुछ विद्वान कहते हैं, इसीलिए क्या कहा गया है, अद्य धारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, ठीक है। कुछ विशेष बात अगर करें दोस्तों, जब भारत में खिलजी वंश की स्थापना होती है, यानी खिलजी वंश आता है, 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के ने मालवा को अपनी सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत में उसको मिला लेता है दोस्तों। आपको ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा, तो प्लीज टीके स्टडी क्लासेस के लिंक को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों, जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नया मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरे को इजाजत दीजिए। एक बार फिर से सभी प्यारे मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है दोस्तों। तो हम कल मिलते हैं, बाय बाय।